नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, सोशल साइंस का पार्ट हम पढ़ा रहे थे। आईसीआर टेक्नीशियन जो एग्जाम होने वाली है उसी के रिगार्डिंग। तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक था वो चल रहा था। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लास्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं से आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रह गए थे, उनको डिस्कस करने वाले। ये हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हम ले चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाकर उनको देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं। बिल्कुल आपका जो सिलेबस है 10th लेवल के जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें करवाया है। आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न है वो हम इसमें करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहो, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है? व्हेन द सिचुएशन ऑफ हजार्ड अराइज। जब भी कोई आपदा आती है तो उसके आने पर जो खतरे की स्थिति है वो कब उत्पन्न होती है? तो खतरे की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो जब आती है जब आपदा के परिणामों का खतरा हो। व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू द कंकरनेस ऑफ द डिजास्टर। मतलब कोई आपदा आती है और उससे परिणामों से हमें डर लगता है कि आपदा आने पर क्या घटित होगा, हमें हमारा सामान खो जाएगा और हमारे घर है वो चले जाएंगे। तो इन सभी बातों का हमें अगर थोड़ा सा आशंका हो जाती है तो उनका डर होने लगता है। तो आप देखते हैं खतरे की ऐसी स्थिति जहां कहा जाता है जहां लोग प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं जैसे विभिन्न कारणों से अपने जीवन और संपत्ति को खोने की आशंका रखते हैं। तो खतरनाक स्थितियां जैसे हताशा, तनाव, इंसान के अंदर बीमारी, कार्यस्थल और दुर्घटना, चोट, विकिरण प्रभाव, शरीर के अंग का नुकसान हो सकता है। तो व्यवसाय का नुकसान, फसलों को नुकसान, नौकरी का नुकसान और कई अन्य स्थितियों जहां मनुष्य अपने स्वास्थ्य और धन को खोने का डर महसूस करते हैं। मतलब कोई भी आपदा आती है तो उससे हमें जान माल की नुकसान होने का जो परिणाम दिखाई देता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो डर की भावना है वो हमारे अंदर महसूस करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम है। भूकंपीय तरंग जो होती हैं, सेस्मिक वेव्स जो होती हैं, सेस्मिक वेव्स जिनके कारण कौन सा डिजास्टर है वो उत्पन्न होता है भूकंपीय तरंगों के कारण, तो वो उत्पन्न होता है वो सुनामी होता है। सुनामी जो होती है वो भूकंपीय जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं उन्हीं के कारण उत्पन्न होता है। जो सुनामी भूकंप द्वारा पृथ्वी के नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंपीय लहर के कारण होती है। तो समुद्र तल पर जो भूस्खलन, समुद्र में चट्टानों के टूटने और समुद्र में जो जमीन है वो खिसकने के कारण उत्पन्न उच्च संभावित लहर सुनामी की उच्चतम लहरों को ट्रिगर करती है। मतलब जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, भूस्खलन होने लगता है, तो ये सब भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उन्हीं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसी के अनुसार हवा की किस गति से चलती है उसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। हवा कितनी कि उसकी गति बतानी है कि उतनी गति की जब हवा चलती है तो उसको सुपर साइक्लोन नाम है वो दिया जाता है। तो वो कितना हो जाएगा, जब हवा 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम सुपर साइक्लोन की संज्ञा देते हैं। तो भारत में उड़ीसा में इस प्रकार का सुपर साइक्लोन है वो आया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, भारत का कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र तक है। तो भारत का जो मोस्टली बाढ़ जो संभावित क्षेत्र है वो लगभग कितना प्रतिशत है, मतलब कितने प्रतिशत एरिया पर लगभग भारत में बाढ़ आने की आशंका है वो बनी रहती है। तो लगभग 12% जो एरिया है भारत का उस पर बाढ़ आने की संभावना है वो बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, जीका वायरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? जो जीका वायरस जो फैला था वो किसके कारण फैलता है? तो ये बताना है, जीका वायरस जो होता है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा है ये जीका वायरस है ये फैलता है। आगे इसमें हम देखेंगे जीका वायरस सबसे पहले है जो दक्षिण पूर्वी एशिया और जो प्रशांत द्वीपीय जो समूह है वहां पर फैला था। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में ये रिपोर्ट किया गया था। यह एडिज इजिप्टी और जो एडिज एल्बोपिक्टस जो नामक एक संक्रमित मच्छर है उससे फैलता है। ये मच्छर है वो चिकनगुनिया और डेंगू भी फैलाते हैं और दिन और रात दोनों समय में ये मच्छर है वो काटता है। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, किस वर्ष सबसे बड़े चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश ने 6,34,000 लोगों को विस्थापित किया था? तो जो आंध्र प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा जो चक्रवात तूफान आया था, साइक्लोन आया था,
वो कब आया था? वो आया था सन 1990 में। कब आया था? सन 1990 में। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा चक्रवात है वो आया था। तो आप देखते हैं 1990 में आंध्र प्रदेश चक्रवात, जिसका नाम भी आंध्र प्रदेश चक्रवात ही रखा गया था, या फिर मछलीपट्टम, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में आया सबसे विनाशकारी चक्रवात था। इसकी उत्पत्ति है वो चेन्नई के दक्षिण पूर्व में 600 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में हुई थी। यह आंध्र प्रदेश में आने वाला सबसे खराब चक्रवात था, और इससे पहले किसी भी चक्रवात का नाम नहीं रखा गया था। इसे 1990 में आंध्र प्रदेश चक्रवात का नाम दिया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश के शहरों में भी भारी और अब तक की सबसे अधिक वर्षा हुई थी। तो ये 1990 में ये चक्रवात है ये आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस बार क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की भारत में और पूरे वर्ल्ड में एक आपदा ही फैली थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो नोवेल कोरोना वायरस जो फैला था कोविड-19, उसकी उत्पत्ति कौन से देश से हुई थी? तो उसकी उत्पत्ति है वो चाइना से हुई थी। चाइना के जो वुहान शहर है वहां से कोरोना वायरस है वो फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो WHO ने, वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोरोना वायरस के संबंधित कुछ प्रिकॉशंस हैं वो बताए थे। तो वो कौन कौन से हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, यह हम सभी को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें कोरोना वायरस के लिए, जो संक्रमण रोकने के लिए बहुत जरूरी है। कवरिंग फेस मास्क है वो पहने रखना, और हाथ सैनिटाइज करते रहना। तो उपयुक्त सभी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस के बारे में तो लगभग सभी को ये बातें पता होंगी, तो उपयुक्त सभी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो बाढ़ की परिवर्तनशीलता जो है उसको मापने के लिए किस जो युक्ति है उसका प्रयोग, या फिर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है FFMI। किसका किया जाता है? FFMI। इसको हम आगे देखते हैं ये क्या है। तो FMI है ये फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स इसको कहा जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किया जाता है। फ्लैश फ्लड एक अल्पकालिक उच्च तीव्रता वाले बारिश के तूफान को संदर्भित करता है जो वर्षा के कुछ घंटों में जल स्तर को बढ़ाता है। सबसे अधिक बाढ़ पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ों और तटीय क्षेत्रों में देखी गई है। फ्लैश फ्लड जो परिणाम सूचकांक बाढ़ के कारण जल स्तर की मात्रा में वृद्धि का डेटा एकत्रित करता है। यह गुणात्मक विधि है और वर्षों के दौरान जो फ्लैश फ्लड की घटना की तुरंत तुलना में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? FFMI, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के किस परिवार से संबंधित है? जो कोविड-19 जो फैला था तो कोरोना वायरस, ये वायरसों के कौन सी फैमिली से संबंधित है? तो ये कोरोना जो विरिडे जो फैमिली है इसकी, उससे संबंधित है, और साथ ही में ये जो नीडो वायरस होता है उससे संबंधित हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन इसके हो जाएंगे। तो इसमें जो कोरोना विरिडे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नीडो वायरस भी होता तो वो भी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक है वो किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डी ओल्डमैन और जॉन मिल्ने को। तो डी ओल्डमैन और जो जॉन मिल्ने हैं उनको क्या बोला जाता है? आधुनिक भूकंप विज्ञान का जनक है वो बोला जाता है। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। RD ओल्डमैन और जॉन मिल्ने को आधुनिक भूकंप विज्ञान का जनक कहा जाता है। जॉन मिल्ने का उपनाम भूकंप मिल्ने था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्षैतिज पेंडुलम सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया था। उन्होंने 20 साल की कड़ी मेहनत से टोक्यो में दुनिया की पहली भूकंप लाइब्रेरी की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। रिचर्ड डिक्सन ओल्डमैन ट्रिनिटी कॉलेज में भूविज्ञान के प्रोफेसर थॉमस ओल्डम के तीसरे बेटे थे। इनके अंतिम दिनों में इन्होंने ऑयल ऑफ व्हाइट पर जॉन मिल्ने के साथ काम किया था। तो जॉन मिल्ने और जो ओल्डमैन है उन्होंने मिलकर इसमें जो भूकंप विज्ञान का जनक है वो इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भूकंप के बारे में बताया था और सिस्मोग्राफ है उसकी आविष्कार है वो किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर है वो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रशांत महासागर को घेरने वाले क्षेत्र को सरकम पैसिफिक जो बेल्ट है उससे कहा जाता है। तो एरिया इनक्लोजिंग द पैसिफिक ओशियन नेम्ड एज क्रिकम पैसिफिक बेल्ट। तो इसको क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट
को रिंग ऑफ फायर है वो कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी की एक क्या है, पेटी है। इसमें दुनिया की सबसे अधिक ज्वालामुखी सघनता होती है। 450 से अधिक जो ग्रह के लगातार भूकंपों का 90% उत्पादन है वो करती है। तो इसी में क्या होती है, सबसे ज्यादा वो ज्वालामुखी है वो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है और यहाँ तक कि अपनी पहुंच में वैश्विक हो जाती है उसे कहा जाता है। कोई भी बीमारी जो वो वर्ल्ड वार में फैल जाती है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, वैश्विक हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेंडेमिक। क्या बोला जाता है, पेंडेमिक। उसको बोला जाता है वैश्विक महामारी। जो कोविड-19 है वो एक क्या है, पेंडेमिक ही है, वैश्विक महामारी के अंतर्गत ये आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भोपाल गैस आपदा एक तरह का है। तो भोपाल गैस जो डिजास्टर हुआ था वो एक इस प्रकार की आपदा थी, नेचुरल डिजास्टर थी या फिर मैन मेड डिजास्टर थी। तो ये थी मैन मेड डिजास्टर, क्योंकि यहाँ पर यूनियन कार्बाइड जो कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट जो फैला था वो मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया एक रसायन था। तो वो फैलने से एक ये डिजास्टर ये फैला था। तो मानव रचित आपदा है ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ज्वालामुखी आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी जो वोल्केनोज जो होते हैं वो जनरली कहाँ पर फाउंड होते हैं। तो ये टेक्टोनिक जो प्लेट्स के अलग हो जाने और उनके एक साथ आ जाने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स पुल अपार्ट और आर कमिंग टुगेदर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड डिजास्टर कम्स फ्रॉम। ये जो डिजास्टर शब्द है ये कहाँ से आया था, कौन सी भाषा का शब्द है। तो डिजास्टर या आपदा शब्द है ये आप देखते हैं फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिजास्टर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का, तो ये फ्रेंच शब्द है। तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा आपदाएं आती है वो कौन सी आती है। तो वो आती है भारत में सबसे ज्यादा हो बाढ़ है आती है। कौन सी आती है, जो भी आपदाएं आती हैं उनका 40 से 52% तक भारत में क्या होती है, बाढ़ ही आती है। तो बाढ़ है वो भारत में सबसे ज्यादा है वो देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बाढ़ जो होती है फ्लड कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो बाढ़ को नियंत्रित है वो किससे किया जा सकता है, वनीकरण द्वारा और बांध का निर्माण करके, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो दोनों के द्वारा बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। ए और बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, व्हेन वाज द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एस्टेब्लिश्ड। नेशनल फायर सर्विस जो कॉलेज है जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं NFSC। क्या बोला जाता है, NFSC, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका स्थापना कहाँ पर की गई थी, वो नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तारीख जब सुपर साइक्लोन उड़ीसा तट से टकराया जिसमें उड़ीसा के 12 जिलों में लगभग 10,000 लोग मारे गए और 15 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। तो उड़ीसा में एक सबसे ज्यादा सुपर साइक्लोन आया था। तो ये कब आया था, ये कब आया था, ये सन 1999 में ये आया था। और इसकी जो एक्चुअल डेट जो पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी 29 अक्टूबर 1999। इस दिन इसका क्या था, पीक था। उस दिन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं है वो साइक्लोन है वो आया था। तो 1999 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी ये साइक्लोन आया था उड़ीसा तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने, जो यूनियन कैबिनेट है उसने नेशनल पॉलिसी बनाई थी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो वो उसको कब मंजूरी दी थी, कब अप्रूव किया था, तो वो सन 2009 में उसको अप्रूव किया था। तो 2009 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी जिसको क्या बोलते हैं, NPDM। क्या बोला जाता है, NPDM, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये कब बनाई गई थी, 2009 में 22 अक्टूबर, डेट भी याद रख लीजिए आप, 22 अक्टूबर 2009। 22 अक्टूबर 2009 को ये पॉलिसी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित है वो कर दिया गया था। तो 2009 में इसको अनुमोदित है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस महीने में बाढ़ आने की संभावना है। तो इन विच मंथ इन इंडिया फ्लड्स आर लाइकली टू ऑक्यूर। तो भारत में कौन से महीने में सबसे ज्यादा बाढ़ आने की जो संभावना है वो होती है।
तो वो होती हैं जून और सितंबर में। कहाँ पर होती हैं? जून और सितंबर में भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ है वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है और उसे तूफान का कहा जाता है। तो जो कोई साइक्लोन जो आता है तो साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है? तो आई ऑफ साइक्लोन उसको बोला जाता है, आई बोला जाता है, साइक्लोन की आई या फिर आंख उसको बोला जाता है। ये एक शांत क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है रिएक्टर स्केल का। रिएक्टर पैमाने है उसका उपयोग है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, डीडीएमए का फुल फॉर्म ऑफ डीडीएमए। तो डीडीएमए है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगी? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मतलब जिला स्तर पर जो आपदा नियंत्रण की जो अथॉरिटी प्राधिकरण जो बनाया गया है उसको डीडीएमए है वो शॉर्ट में बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम जो इसके मॉडल टेस्ट लेकर आएंगे उसमें हम करवा देंगे। इससे आगे हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल की वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कल नया टॉपिक है वो हम इसमें देखने वाले हैं। इस जो वीडियो है पूरे 50 क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो आप वहां से उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।